उदयपुर राज्य के सुंदर और शांत गांव में रघु अपनी पत्नी सुमित्रा और वृद्ध पिता के साथ रहता था। रघु और सुमित्रा दोनों ही अपने पिता की सेवा को जीवन का सबसे बड़ा धर्म मानते थे। उनके घर में हमेशा प्यार और समर्पण का माहौल बना रहता था। लेकिन दूसरी तरफ रघु का बड़ा भाई भोलाराम और उसकी पत्नी गंगा परिवार से दूर एक किराए के मकान में रहते थे। गंगा को संयुक्त परिवार का जीवन पसंद नहीं था, इसलिए भोलाराम ने अलग रहने का निर्णय लिया था। एक दिन भोलाराम और गंगा उदयपुर गांव पहुंचे। रघु अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था, इसलिए उसने उनका खुले दिल से स्वागत किया। घर में सभी एक साथ बैठे बातें की और पूरा परिवार खुशी के माहौल में डूबा हुआ था। शाम के समय सुमित्रा ने रघु से कहा, सुनिए जी, आज हमें भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुमित्रा, मैं समझता हूँ कि भगवान के दर्शन करना जरूरी है, लेकिन पिताजी की तबीयत इतनी नाजुक है कि मैं उन्हें अकेला छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। अगर हमारे जाने के बाद उन्हें कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। सुमित्रा ने प्यार से कहा, अजी भैया भाभी तो आए हुए हैं, हम पिताजी को उनके पास छोड़ सकते हैं। आखिर वह भी तो पिताजी का ध्यान रख सकते हैं। हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाएंगे और तुरंत लौट आएंगे। भैया और भाभी हमें मना नहीं करेंगे। रघु ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सुमित्रा, तुम्हारा सुझाव सही है। तुम जाकर भैया भाभी को बुला लो। मैं पिताजी का ख्याल रखने के लिए उन्हें सब समझा दूंगा। सुमित्रा खुशी खुशी भोलाराम और गंगा को बुलाने चली गई। घर में एक बार फिर से परिवार के रिश्तों की मिठास और आपसी सहयोग की भावना जाग उठी। थोड़ी ही देर बाद रघु और सुमित्रा मंदिर के लिए निकल गए। घर में अब भोलाराम, गंगा और उनके वृद्ध पिता भूषण ही रह गए। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन तभी भूषण की तबीयत अचानक खराब होने लगी। उनकी सांसें भारी होने लगी और माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उन्होंने कमजोर आवाज में गंगा को पुकारा, ओ बड़ी बहू, सुनती हो? गंगा अनमने ढंग से पास आकर बोली, क्या हुआ बुढ़े, अब क्या चाहिए? भूषण ने कांपती आवाज में कहा, लगता है मेरा समय आ गया है। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तुम जल्दी से रघु और सुमित्रा को बुला लो। वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। गंगा को ये सुनकर झटका तो लगा, लेकिन उसका मन लालच में डूबने लगा। उसने मन ही मन सोचा, लगता है बुढ़ा अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहता है। यही सही मौका है। अगर मैंने इस बात को सही से संभाल लिया तो सारी जायदाद मेरे और भोलाराम के नाम हो जाएगी। हम दूसरे गांव में जाकर आराम से ऐश करेंगे। गंगा ने तुरंत भोलाराम को यह बात बताई। दोनों पति पत्नी की आंखों में एक अनैतिक चमक आ गई। भोलाराम तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, क्या हुआ? क्या आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है? भूषण ने थकी हुई आवाज में कहा, हाँ बेटा, लगता है यह मेरा अंतिम समय है। लेकिन इससे पहले मुझे तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं नहीं चाहता कि यह बात अधूरी रह जाए। जल्दी से रघु और सुमित्रा को बुला लो। मुझे उन दोनों से भी यह बात कहनी है। भोलाराम ने चालाकी से जवाब दिया, पिताजी, मैंने देखा पर वे दोनों कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। आप हमें ही बता दीजिए। हम रघु और सुमित्रा को बाद में बता देंगे। भूषण ने गहरी सांस ली और कांपते हुए कहा, ठीक है, सुनो। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम दोनों भाइयों के भविष्य के लिए बहुत मेहनत से धन इकट्ठा किया था। तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी कि तुम्हें मेहनत से कमाना सीखना चाहिए, इसलिए हमने इसे तुमसे छुपाया। लेकिन अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ ताकि तुम दोनों इस धन का सही उपयोग कर सको। भोलाराम और गंगा की आंखों में लालच चमकने लगा।
भोलाराम ने अधीर होकर कहा, पिताजी जल्दी बताइए, वह धन कहाँ है? भूषण ने अपनी कांपती आवाज में कहा, वह धन मिट्टी के बर्तनों में छिपा हुआ है। हमने इसे इस तरह छुपाया था कि कोई चुरा न सके। याद रखना बेटा, इस धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करना। इतना कहकर भूषण की सांसें थम गईं। उनकी आंखें बंद हो गईं और शरीर शांत हो गया। गंगा और भोलाराम ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में दुख की बजाय लालच का समंदर उमड़ रहा था। गंगा ने कहा, अब हमें जल्दी से वह धन ढूंढना होगा, इससे पहले कि रघु और सुमित्रा वापस आएं। सूरज ढलने को था। घर के आंगन में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गंगा और भोलाराम आपस में धीमे धीमे बात कर रहे थे। गंगा के चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें थीं और भोलाराम बेचैनी से इधर-उधर टहल रहे थे। गंगा ने भोलाराम से कहा, अरे बुढ़ा, कम से कम इतना तो बता देता कि धन कहाँ छुपा रखा है। खैर कोई बात नहीं, किसी न किसी तरह हम उसे ढूंढ ही लेंगे। लेकिन सुनिए जी, आप मेरे कहे बिना अपने छोटे भाई को इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा। भोलाराम ने उलझन भरे स्वर में पूछा, इसका मतलब मैं अपने छोटे भाई से इस धन के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा? गंगा ने झुंझलाते हुए कहा, क्या तुम्हारी ऊपर की खोपड़ी खाली है? मैंने कहा ना, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना। भोलाराम ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन पूरे घर में उस धन को कहाँ ढूंढेंगे? और रघु को भनक लग गई तो? गंगा ने मुस्कुराते हुए भेद भरी आवाज में कहा, इस बात की चिंता मत करो, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। गंगा ने धन खोजने की एक तरकीब बताई, जिसे सुनकर भोलाराम की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, वाह भाग्यवान, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। उस रात गंगा और भोलाराम धन खोजने की योजना बनाने में व्यस्त थे, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। अगले दिन रघु और सुमित्रा मंदिर से घर लौटे तो पूरा माहौल बदला हुआ था। घर के अंदर विलाप की आवाजें गूंज रही थी। उन्होंने भीतर जाकर देखा तो उनका बड़ा भाई भोलाराम फूट फूट कर रो रहा था। रघु ने उनकी ओर देखा और चिल्लाते हुए कहा, पिताजी, पिताजी, हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा? रघु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने उसके पिता, जो अब तक हर कठिनाई में उनका सहारा थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। रघु ने रोते हुए कहा, भैया, यह सब कब हुआ? भोलाराम ने भारी मन से उत्तर दिया, तुम्हारे आने से बस 10 मिनट पहले। पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उन्होंने हमें हमेशा के लिए छोड़ दिया। रघु ने पिता की मृत देह के पास सिर झुका लिया। उसकी आवाज में गहरा पश्चाताप था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके आखिरी पलों में आपके साथ नहीं था। मुझे हमेशा इसका अफसोस रहेगा। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की। जब पिता की चिता जली तो दोनों भाइयों की आंखों में अश्रुओं का समंदर उमड़ पड़ा। पिताजी के चले जाने के बाद घर में एक अजीब सा सूनापन छा गया था। शुरू में शोक सभा और रीति रिवाजों के चलते घर में हलचल बनी रही, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, घर धीरे धीरे खाली और ठंडा महसूस होने लगा। रघु और भोलाराम दोनों अपने अपने तरीके से इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और घर के आंगन में सन्नाटा पसरा था, भोलाराम ने अपने छोटे भाई रघु को पास बुलाया। उसकी आवाज में हल्की सख्ती और एक अलग-सा ठहराव था। उसने कहा, सुनो भाई रघु, अब तो पिताजी हमारे बीच नहीं रहे। मैंने बहुत सोचा और यह फैसला किया है कि अब तुम्हें अपनी पत्नी सुमित्रा को लेकर यहाँ से जाना होगा। यह घर और सारी जायदाद पिताजी ने मेरे नाम कर दी है, क्योंकि उनके आखिरी समय में मैं ही उनके साथ था। इसीलिए अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। रघु यह सुनकर अवाक रह गया। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्से का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, भैया, आप क्या कह रहे हैं?
पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। यह उनकी मर्जी नहीं हो सकती। तभी गंगा, जो अंदर से बातों को सुन रही थी, सामने आ गई। उसने रघु की बात को काटते हुए कहा, देवर जी, आपके भाई जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। पिताजी ने अपने आखिरी समय में कहा था कि रघु को मेरी कोई चिंता नहीं है। वह मुझे इस हालत में भी छोड़कर चला गया। हम ही उनके साथ थे, हमने उनकी सेवा की, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और यह घर हमारे नाम कर दिया। रघु की आंखों में नमी उतर आई। उसने गहरी सांस ली और भरे हुए गले से कहा, नहीं भाभी, यह सच नहीं हो सकता। पिताजी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। वह मुझसे नाराज नहीं थे। मैं मान ही नहीं सकता। भोलाराम ने रघु की बात को अनसुना करते हुए कहा, देखो रघु, मैं जानता था कि तुम हमारी बातों पर यकीन नहीं करोगे, इसीलिए मैंने गांव के मुखिया को बुला लिया है। वही अब सबके सामने इस मामले का फैसला करेंगे। रघु स्तब्ध खड़ा था। उसके मन में हलचल मची हुई थी। एक ओर अपने पिता का प्यार था जिस पर उसका अटूट विश्वास था, और दूसरी ओर अपने भाई और भाभी के आरोप जो उसे अंदर तक तोड़ रहे थे। सूरज ढल रहा था और आंगन में तनाव भरा माहौल था। घर के आंगन में गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि यह मामला अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। माहौल में गंभीरता और उत्सुकता का भाव था। रघु और भोलाराम एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। भोलाराम और गंगा के चेहरे पर एक तरह की संतुष्टि थी, जबकि रघु और सुमित्रा के चेहरे पर बेचैनी और असमंजस साफ झलक रहा था। कुछ ही देर में गांव के मुखिया जी वहां पहुंचे। मुखिया जी ने आते ही भोलाराम के हाथ में पकड़े हुए कागज को अपने हाथों में ले लिया और गंभीर आवाज में बोले, यह वह कागज है जो तुम्हारे पिता भूषण ने अपनी मर्जी से लिखा था। इसमें उनकी आखिरी इच्छाएं दर्ज हैं। अब मैं इसे सबके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। मुखिया जी ने कागज को खोला और पढ़ना शुरू किया। मैं भूषण, इस कागजात में अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जमीन जायदाद, खेत और यह घर मेरे बड़े बेटे भोलाराम के नाम होंगे। मेरे छोटे बेटे रघु के लिए मैंने गांव के बाहर पहाड़ी की चोटी के नीचे बनी झोंपड़ी और उसके आसपास की थोड़ी सी जमीन छोड़ी है। मुखिया जी ने पढ़ना खत्म किया और कागज को मोड़ते हुए कहा, यह वही लिखा हुआ है जो तुम्हारे पिताजी ने अपनी मर्जी से लिखा था, और इस पर उन्होंने अपना अंगूठा भी लगाया है। रघु अवाक रह गया। उसने आगे बढ़कर मुखिया जी से पूछा, मुखिया जी, क्या आप यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह कागज मेरे पिताजी ने ही लिखा है? मुखिया जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रघु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन इस कागज में जो लिखा है वह तुम्हारे पिताजी ने ही लिखा है और उन्होंने इसका प्रमाण अपने अंगूठे के निशान से दिया है। भोलाराम ने तुरंत बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुखिया जी, इसकी वजह मैं बताता हूँ। मेरे भाई रघु और उसकी पत्नी सुमित्रा ने कभी भी पिताजी का ध्यान नहीं रखा, बल्कि इन लोगों ने तो उन पर अत्याचार तक किया। जब पिताजी बीमार थे, ये लोग उन्हें अकेला छोड़कर बाहर घूमने चले गए। इसीलिए पिताजी इनसे बहुत नाराज थे। मैं और मेरी पत्नी गंगा ने उनकी सेवा की, उनके आखिरी पलों में उनके साथ रहे। इसीलिए पिताजी ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी। रघु ने गुस्से और दुख से कांपती आवाज में कहा, मुखिया जी, यह सब झूठ है। मैं और मेरी पत्नी सुमित्रा ने हमेशा पिताजी का ध्यान रखा। हम उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे और पिताजी हमारे साथ बहुत खुश भी थे। यह सब भैया का षड्यंत्र है। मुखिया जी ने अफसोस भरी नजरों से रघु की ओर देखा और कहा, रघु, मुझे पता है कि यह सब सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा होगा, लेकिन सच यही है कि तुम्हारे पिताजी ने यह कागज लिखा और इसे प्रमाणित किया। उनके फैसले पर मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है।
मुखिया जी के यह कहते ही भोलाराम के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उसने विजय भाव से अपनी पत्नी गंगा की ओर देखा, जो अपनी साड़ी के पल्लू को संभालते हुए मुस्कुरा रही थी। रघु और सुमित्रा के दिल में आंधियां चल रही थी। सुमित्रा ने अपने पति के कंधे पर हाथ रखा, मानो यह जताने की कोशिश कर रही हो कि वह हर हाल में उसके साथ है। घर के आंगन में एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। रघु की आंखें अब भी नम थी और सुमित्रा की सांसें तेज चल रही थी। भोलाराम ने मुखिया जी की ओर रुख किया और अपनी आवाज को और गंभीर बनाते हुए कहा, मुखिया जी, अब आप साफ साफ रघु से कह दीजिए कि वह अपनी पत्नी सुमित्रा को लेकर इस घर से चला जाए। पिताजी ने अपनी वसीयत में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। अब यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं है। रघु यह सुनकर टूट सा गया। उसने भोलाराम की ओर देखते हुए कहा, भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका छोटा भाई हूँ। अगर पिताजी मुझसे नाराज थे तो क्या हुआ? क्या आप भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं हैं? क्या मेरे लिए आपके दिल में भी कोई जगह नहीं है? इन बातों को सुनकर मुखिया जी गहरी सांस लेते हुए बोले, रघु, तुम्हारे पिताजी की लिखी वसीयत के अनुसार गांव के बाहर की झोंपड़ी और उसके आसपास की थोड़ी सी जमीन तुम्हारे हिस्से में आई है। तुम्हें अपनी पत्नी को लेकर वहीं जाना होगा। यही तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी। रघु ने असहाय होकर कहा, लेकिन मुखिया जी, वह झोंपड़ी तो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। वहां कैसे रहेंगे हम? क्या यह न्याय है? भोलाराम ने बात को वहीं काटते हुए कहा, न्याय? यह सब परिणाम है भाई। पिताजी ने वही किया जो उचित था। जैसा तुमने उनके साथ किया, तुम्हें वैसा ही मिला, और जैसा मैंने और गंगा ने किया, हमें उसका फल मिला। पिताजी के आखिरी दिनों में हमने उनकी सेवा की, उनका ख्याल रखा, और तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़कर बाहर घूमने चले गए। सुमित्रा, जो अब तक चुप थी, गुस्से में भरकर बोली, भाभी, यह सब झूठ है। हमने पिताजी का पूरा ध्यान रखा था। पिताजी हमसे नाराज नहीं थे। वह हमसे बहुत प्यार करते थे। आप लोग झूठ बोलकर हमें यहाँ से निकाल रहे हैं। भोलाराम ने मुखिया जी की ओर मुड़कर कहा, मुखिया जी, इन्हें समझाइए कि हमारे साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है। पिताजी की वसीयत स्पष्ट है। यह घर अब हमारा है और इन्हें इसे तुरंत छोड़ना होगा। भोलाराम ने ठहराव भरे स्वर में आगे कहा, मुखिया जी, मैं इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। इन्होंने पिताजी के साथ बुरा व्यवहार किया और उन्हें उनके आखिरी समय में अकेला छोड़ दिया। इन्हें अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। मुखिया जी ने ठंडी आवाज में कहा, रघु, पिताजी की वसीयत के मुताबिक यह घर तुम्हारे बड़े भाई के नाम है। अगर वह नहीं चाहते कि तुम यहाँ रहो तो तुम्हें जाना ही होगा। अब यह उनका अधिकार है। रघु ने थके हुए स्वर में सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, चलो, अब यह घर हमारा नहीं रहा। भैया ने जो कहा वह मान लो। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, लेकिन जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर पिताजी हमसे नाराज थे तो उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया? उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? रघु ने दर्द भरे स्वर में कहा, पता नहीं सुमित्रा। भैया और भाभी ने यह सब क्यों किया, यह मैं भी नहीं समझ पा रहा। लेकिन अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। चलो, हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। सुमित्रा और रघु ने अपने सामान को समेटा और आंगन की ओर आखिरी बार देखा। रघु के चेहरे पर हार और दुख की गहरी छाया थी, जबकि सुमित्रा अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, गंगा और भोलाराम के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, लेकिन रघु और सुमित्रा के दिल में यह सवाल गूंज रहा था, क्या यह सब वाकई उनके पिताजी की मर्जी थी या इसके पीछे कोई साजिश छिपी हुई थी? वह दोनों धीमे कदमों से गांव के बाहर उस जर्जर झोपड़ी की ओर बढ़ गए, जो अब उनकी नई जिंदगी की शुरुआत बनने वाली थी। रात का सन्नाटा गहरा चुका था।
चांदनी आंगन में ठंडी चादर की तरह बिछी थी और भोलाराम अपने कमरे में बैठा मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी गंगा से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर एक विजयी चमक थी। उसने गंगा की ओर देखते हुए कहा, वाह भाग्यवान, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। पिताजी की छुपाई हुई सारी जायदाद भी हमारी हो गई और यह घर भी। सब कुछ जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। गंगा ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, अजी मैंने तो पहले ही कहा था कि थोड़ा साहस और चतुराई दिखाएंगे तो यह काम आसानी से हो जाएगा। अच्छा हुआ कि हमने पिताजी के असली कागजात बदल दिए और उन पर उनका अंगूठा लगवा लिया। अब कोई हमें रोक नहीं सकता। पूरी संपत्ति हमारी है और यह घर भी। अब हम दोनों आराम से यहाँ राज करेंगे। भोलाराम हंसते हुए बोला, सच कहूँ गंगा, अगर तुम न होती तो यह सब कभी नहीं हो पाता। अब यह घर और जमीन सिर्फ हमारा है। रघु और सुमित्रा को हमेशा के लिए निकालने में हमने कामयाबी पाली। अब वे दोनों अपनी बदकिस्मती के साथ उस झोंपड़ी में सड़ेंगे। दूसरी ओर रघु और सुमित्रा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए गांव के बाहर झोंपड़ी में बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। तभी मुखिया जी वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा दुख और उलझन थी। उन्होंने रघु को पुकारा, रघु क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रघु ने धीमी आवाज में कहा, आइए मुखिया जी। मुखिया जी ने भीतर आते ही रघु की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, पता नहीं तुम्हारे पिताजी को आखिर हुआ क्या था। उन्होंने अपनी वसीयत में तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, यह बात मेरी समझ से बाहर है। पूरा गांव जानता है कि तुम्हारे पिताजी की सबसे ज्यादा सेवा किसने की है। लेकिन जो भी हुआ, सच यही है कि अब यह संपत्ति और घर तुम्हारे भाई भोलाराम के नाम है। रघु ने मुखिया जी की बात सुनकर अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में दर्द था लेकिन उसकी आवाज में अब भी दृढ़ता झलक रही थी। उन्होंने कहा, मुखिया जी, मुझे जमीन जायदाद का कोई लालच नहीं है। अगर पिताजी ने अपनी मर्जी से सब कुछ भैया के नाम कर दिया है तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। लेकिन यह बात मुझे अंदर ही अंदर खा रही है कि पिताजी के मन में हमारे लिए इतनी नफरत थी। आखिर हमने ऐसा क्या किया था जो उन्होंने हमें इस तरह दंडित किया? मुखिया जी रघु के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, रघु, मुझे तुम्हारी बातों से पूरी सहानुभूति है, लेकिन कभी कभी बड़ों के मन में ऐसी बातें घर कर जाती हैं जिनका पता चलना मुश्किल होता है। खैर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यह कहकर मुखिया जी वहां से चले गए। रघु ने उन्हें जाते हुए देखा और गहरी सांस ली। उसने सुमित्रा की ओर देखा जो अब भी अपनी जगह पर चुप बैठी थी। रघु ने सुमित्रा का हाथ थामते हुए कहा, सुमित्रा, हो सकता है यह हमारी परीक्षा का समय हो, लेकिन याद रखना, हम इस स्थिति का सामना साथ मिलकर करेंगे। यह घर और जमीन भले ही हमारे न रहे हों, लेकिन हमारी ईमानदारी और प्यार को कोई हमसे नहीं छीन सकता। सुमित्रा ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए सहमति जताते हुए कहा, जी मैं जानती हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूँ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और झोंपड़ी के बाहर चांद की रोशनी में एक नई सुबह की उम्मीद तलाशने लगे। रात के सन्नाटे में रघु और सुमित्रा अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठे थे। ठंडी हवा उनके चेहरे को छूकर गुजर रही थी, लेकिन उनके मन में चल रहे विचारों का बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा था। सुमित्रा ने उसके पास आकर धीरे से कहा, क्या सोच रहे हो जी? इतने परेशान क्यों हो? रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुमित्रा, मैं सोच रहा हूँ कि अब हम क्या करेंगे। पिताजी ने हमारे लिए यह झोंपड़ी और थोड़ी सी जमीन छोड़ी, लेकिन मुझे यह बात कचोट रही है कि उनके मन में हमारे लिए इतनी नफरत थी। क्या हमने सच में उन्हें इतना दुख दिया था? सुमित्रा ने उसके हाथों को थाम लिया और प्यार भरी आवाज में कहा,
नहीं जी, पिताजी आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते थे। उन्होंने आपसे हमेशा बहुत प्यार किया है। शायद उनकी कोई सोच रही होगी जो हम नहीं समझ पाए। पर अब हमें इस सब के बारे में सोचने के बजाय अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। आप कल मुखिया जी के पास जाइए, वे आपको कोई काम जरूर दिलवा देंगे। अब चलिए अंदर और थोड़ा घर साफ कर लेते हैं। रघु ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों झोंपड़ी के अंदर गए और सफाई करने लगे। सुमित्रा ने झाड़ू उठाई और कोने कोने से मिट्टी हटाने लगी। झोंपड़ी की दीवारों पर मकड़जाल और जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सफाई करते करते सुमित्रा को जमीन में कुछ कठोर चीज महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा तो मिट्टी में कुछ घड़े दबे हुए थे। सुमित्रा ने जोर से आवाज लगाई, सुनिए जरा जल्दी अंदर आइए। रघु दौड़ते हुए अंदर आया और घबराते हुए बोला, क्या हुआ भाग्यवान, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? सुमित्रा ने उंगली से जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए सफाई करते समय मुझे ये 4-5 मिट्टी के घड़े मिले हैं। इनमें क्या हो सकता है? रघु ने आश्चर्य से उन घड़ों को देखा। उसने धीरे धीरे एक एक करके घड़ों का ढक्कन खोला। जैसे ही पहला घड़ा खुला, उसकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गईं। घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। उसने दूसरा घड़ा खोला, वह भी सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। सारे घड़े धन संपत्ति से ठसाठस भरे हुए थे। सुमित्रा हैरान होकर बोली, यह तो चमत्कार है। पिताजी ने ऐसा क्यों किया होगा? उन्होंने ये सब धन यहाँ क्यों छुपाया? रघु ने घड़ों को देखते हुए भावुक स्वर में कहा, अब समझ में आया कि पिताजी ने हमें यह झोंपड़ी क्यों दी। वे जानते थे कि यह संपत्ति हमारे लिए है। शायद वे चाहते थे कि हम इसे खुद खोजें और इसे अपनी मेहनत से पाएं। पिताजी हमसे नफरत नहीं करते थे, बल्कि वे हमारे लिए यह अनमोल तोहफा छोड़ गए थे। रघु तुरंत उठा और बोला, मैं अभी मुखिया जी को यह सब बताने जाता हूँ। यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस धन के बारे में उन्हें जानकारी दें। रघु मुखिया जी के घर पहुंचा और उन्हें सारी घटना बताई। मुखिया जी ने गहरी दिलचस्पी से सब सुना और कहा, रघु, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे यह सब बताया। चलो मैं खुद चलकर देखता हूँ। मुखिया जी रघु के साथ झोंपड़ी पहुँचे। जब उन्होंने घड़ों में भरा सोना देखा तो उनके चेहरे पर भी आश्चर्य झलक उठा। उन्होंने रघु की ईमानदारी की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी ने यह धन यहाँ छुपाकर तुम्हारे लिए बड़ी समझदारी का काम किया। यह धन तुम्हारे संघर्ष का परिणाम है। तुम्हें अपनी मेहनत से इसका उपयोग करना चाहिए। कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग रघु की किस्मत और ईमानदारी की चर्चा करने लगे। रघु और सुमित्रा ने यह समझ लिया कि उनकी जिंदगी की असली पूंजी उनकी ईमानदारी और मेहनत थी और यही उन्हें आगे ले जाने वाली थी। झोंपड़ी से मिली यह विरासत उनकी नई शुरुआत का आधार बनी और उनकी जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ी। गर्म दोपहर का समय था। भोलाराम अपने आंगन में आराम कर रहा था जब अचानक गांव का एक आदमी भागता हुआ आया। हांफते हुए उसने कहा, भोलाराम भाई, गजब हो गया। भोलाराम ने चौंक कर पूछा, अरे भाई, क्या गजब हो गया? सांस तो ठीक कर पहले। वह आदमी उत्तेजित स्वर में बोला, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे छोटे भाई रघु की झोंपड़ी से सोने के सिक्कों से भरे 4-5 घड़े निकले हैं। भोलाराम अविश्वास में पड़ गया। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आदमी ने दृढ़ता से कहा, मैं सच कह रहा हूँ। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलकर खुद देख लो। यह बात अब पूरे गांव में फैल चुकी है। लगता है बस तुम्हें ही पता नहीं था। भोलाराम का चेहरा क्रोध और हैरानी से लाल हो गया। वह तुरंत अपनी पत्नी गंगा के पास गया और गुस्से में बोला, अरे भाग्यवान, सुना तुमने? पिताजी ने सारे सोने के घड़े उस झोंपड़ी में ही छुपा रखे थे और हमें खबर तक नहीं की।
चलो देखना पड़ेगा कि ये माजरा क्या है। गंगा ने फौरन अपनी साड़ी ठीक की और दोनों रघु के घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर भोलाराम ने तेज स्वर में रघु को पुकारा, रघु बाहर आओ। भोलाराम ने गुस्से में कहा। रघु बाहर आया और शांत स्वर में पूछा, क्या बात है भैया? भोलाराम ने घड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सब मेरा है। पिताजी ने मेरे लिए ही यह धन यहाँ छुपा कर रखा था। रघु ने आहत स्वर में जवाब दिया, भैया इसका क्या मतलब? क्या आपको पहले से इस खजाने का पता था? भोलाराम ने सिर ऊंचा करते हुए कहा, हाँ मुझे पहले से मालूम था। पिताजी ने मरने से पहले मुझे इस खजाने के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कहाँ रखा हुआ है। रघु का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने तंज कसते हुए कहा, भैया आपने तो मुझे इस खजाने के बारे में कभी बताया ही नहीं। आप एक नंबर के मक्कार, धोखेबाज और लालची हैं। भोलाराम ने अपनी गलती छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम कब का इसे हथियार लेते। तभी पास खड़े मुखिया जी बोले, भोलाराम अब ये धन तुम्हारा नहीं है। कानूनी तौर पर यह घर और इसकी हर चीज रघु की है, इसलिए इस खजाने पर भी रघु का ही अधिकार है। भोलाराम को जैसे करारा झटका लगा। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुखिया जी ये कागजात नकली हैं। हमने पिताजी के मरने से पहले उनके अंगूठे का निशान एक खाली पन्ने पर लिया था और फिर उस पर झूठी वसीयत लिखकर सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। मुखिया जी यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, भोलाराम तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। एक मरते हुए इंसान का विश्वास तोड़ा है। इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं इस मामले की शिकायत उदयपुर के राजा महाराज कौशल देव के पास करूंगा। यह सुनकर गंगा रोते हुए मुखिया जी के पैरों पर गिर पड़ी। मुखिया जी हमें माफ कर दीजिए। यह सब मैंने ही भोलाराम से करने को कहा था। मैं अपने लालच में अंधी हो गई थी। कृपया हमें माफ कर दीजिए। मुखिया जी ने सख्त स्वर में कहा, तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। जो पाप तुमने किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी। यह सुनकर रघु की आंखों में आंसू भर आए। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो इसका मतलब पिताजी मुझसे नाराज नहीं थे। वे मुझसे प्यार करते थे और अपने आखिरी समय में भी मुझे याद कर रहे थे। भोलाराम ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ रघु, तुम्हारे पिताजी तुमसे नाराज नहीं थे। वे चाहते थे कि तुम इस खजाने को खोजकर अपनी मेहनत से इस्तेमाल करो। भोलाराम ने सिर झुकाकर कहा, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। रघु ने कड़े शब्दों में कहा, भैया धन संपत्ति का मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन आपने मुझसे पिताजी के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोला। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपकी सजा यही है कि आप मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर चले जाएं। भोलाराम और गंगा शर्म से गहरे गड्ढे में गिरते से महसूस कर रहे थे। वे बिना कुछ बोले वहां से चले गए। रघु ने सुमित्रा का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारे पास जो भी है वह हमारी मेहनत से होगा। पिताजी ने जो दिया है वह उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान है, और इस तरह सच और ईमानदारी ने लालच और धोखे पर जीत हासिल की। अगली कहानी। एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक बेटा था जिसकी शादी हो गई थी। वह ब्राह्मण क्योंकि अंधा था, इसलिए अपनी रोटी पानी के लिए अपने बेटे पर ही निर्भर करता था। रोज सुबह वह नौजवान भीख मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता और जो कुछ भी उसको भीख में मिलता शाम को घर में चारों बांट कर खा लेते। कुछ दिन तक तो यह चलता रहा, पर फिर वह नौजवान अपनी इस अपमान भरी जिंदगी से तंग आ गया। उसने किसी दूसरे देश में जाकर अपनी किस्मत आजमाने की सोची। उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई और कहा कि वह किसी तरह से कुछ महीने उसकी गैरहाजिरी में घर का काम चला ले। भगवान ने चाहा
तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने उसको यह भी समझाया कि उसके पीछे उसको मेहनत से काम करना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा न हो कि उसके माता पिता नाराज हो जाएं और उसको शाप दे दें। ऐसा सोचकर एक दिन गठरी में उसने अपने लिए कुछ खाना बांधा और घर से चल दिया। वह कई दिन तक चलता रहा, जब तक कि वह बराबर वाले देश के एक बड़े शहर में नहीं पहुंच गया। वहां जाकर उसने एक दुकान पर जाकर उससे भीख मांगी। दुकानदार ने उससे पूछा, तुम यहाँ कब आए, क्यों आए और तुम्हारी क्या जाति है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि वह ब्राह्मण है और अपने माता पिता और पत्नी के लिए खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा है। दुकानदार को उसकी कहानी सुनकर दया आ गई, सो उसने उसको सलाह दी कि वह उस देश के दयालु राजा से जाकर मिले। वह उसकी कुछ सहायता जरूर कर देगा। यही नहीं, वह उसके साथ राजा के दरबार तक जाने के लिए भी तैयार हो गया। उसी समय इत्तफाक से ऐसा हुआ कि राजा को एक ब्राह्मण की जरूरत थी जो उसके सोने के मंदिर की देखभाल कर सके। यह सोने का मंदिर उसने तभी हाल में ही बनवाया था, और जब उसने यह सुना कि वह ब्राह्मण भला और ईमानदार था, तब तो वह उसको देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत ही उस ब्राह्मण को अपने उस मंदिर का मालिक बना दिया और उसके लिए 100 किलो चावल और 100 रुपए साल के निश्चित कर दिए। ब्राह्मण के घर छोड़ने के 2 महीने के बाद भी जब ब्राह्मण की पत्नी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। खुशकिस्मती से वह भी वहीं पहुंच गई जहां वह ब्राह्मण था। वहां जाकर उसने सुना कि रोज सुबह राजा के सोने के मंदिर में एक अशर्फी उस देश के रहने वाले भिखारी को दी जाती थी, जो भी उसको मांगने वहां जाता था। सो अगले दिन वह सुबह सुबह उसको लेने के लिए सोने के मंदिर गई, तो वहां तो उसको उसका पति मिल गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने मेरे माता पिता को वहां अकेला क्यों छोड़ा? क्या तुमको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वह मुझे शाप दे देंगे और मैं मर जाऊंगा? तुम तुरंत ही वापस घर चली जाओ और वहीं मेरा इंतजार करो। पत्नी बोली, नहीं नहीं, मैं खुद को और तुम्हारे माता पिता दोनों को भूख से मरने के लिए देखने के लिए वहां वापस नहीं जा सकती। घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, ठीक है, तुम यह लो। कहकर उसने एक कागज पर कुछ लाइनें लिखीं और वह कागज उसको थमाकर बोला, इसे ले जाकर राजा को दे देना। हो सकता है कि वह तुमको इसके बदले में 1 लाख रुपए दे दे। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को वहां से भेज दिया। उस कागज के टुकड़े पर 4 सलाह लिखी हुई थी। पहला, अगर कोई आदमी यात्रा में हो और रात को किसी अजनबी जगह पहुंच जाए, तो उसको वहां ठहरने के मामले में सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वे उसे मार दे। दूसरा, अगर किसी को किसी चीज की जरूरत हो, तो पहले उसे अपने दोस्त को जांचना चाहिए। पर अगर उसको किसी चीज की जरूरत न हो, तो उसको अपने दोस्तों को अपने आप को जांचने नहीं देना चाहिए। तीसरा, अगर किसी आदमी ने अपनी बहन की शादी कर दी है और अगर वह उसको मिलने के लिए बड़ी शान शौकत से जाता है, तो उसका वह इस तरह से आवभगत करेगी कि जैसे उसको उससे कुछ लेना हो। पर अगर वह गरीब हालत में जाता है, तो वह उस पर नाराज होगी और उसको पहचानेगी भी नहीं। चौथा, अगर किसी आदमी को कोई काम करना है, तो उसको उसे अपने आप ही करना चाहिए, अपनी पूरी ताकत से करना चाहिए और बिना किसी डर के करना चाहिए। उस कागज को लेकर वह ब्राह्मणी अपने घर चली गई। वहां जाकर उसने अपने सास ससुर को अपने पति से मिलने की बात बताई और बताया कि उसके पति ने उसको कितना कीमती कागज दिया है। पर राजा के सामने वह खुद नहीं जाना चाहती थी, सो
उसने अपने एक जानने वाले को भेज दिया। राजा ने वह कागज पढ़ा और उस कागज के लाने वाले को कोड़े से मारने का हुक्म दिया और उसे वहां से भगा दिया। अगली सुबह ब्राह्मणी ने वह कागज लिया और दरबार की तरफ चल दी। जब वह दरबार की तरफ जा रही थी तो वह उसको पढ़ती जा रही थी। रास्ते में उसको राजा का बेटा मिल गया तो उसने उससे पूछा कि वह क्या पढ़ती जा रही है। उसने कहा कि वह एक ऐसा कागज पढ़ती जा रही थी जिसमें कुछ सलाह लिखी हुई थी, जिसके लिए उसको 1 लाख रुपया चाहिए था। राजकुमार ने उससे वह कागज उसको दिखाने के लिए कहा। ब्राह्मणी ने उसको वह कागज दिखा दिया तो उसको पढ़कर उसने उसको पैसों के लिए परवाना लिखा और आगे बढ़ गया। बेचारी गरीब ब्राह्मणी ने उसको उसके लिए बहुत धन्यवाद दिया। उस दिन उसने अपने घर के लिए इतना सामान खरीदा जो उनकी जिंदगी भर के लिए काफी था। शाम को राजकुमार ने पिता से एक स्त्री से अपनी मुलाकात के बारे में और उससे एक कागज खरीदने के बारे में बताया। उसने सोचा कि उसके पिता उसके इस काम से बहुत खुश होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। राजा तो यह सुनकर उससे बहुत गुस्सा हो गया और उसको अपने देश से बाहर निकाल दिया। सारा शाही राजघराना बहुत दुखी हुआ जब उन सबने राजा का यह बेरहम हुक्म सुना कि उसने राजकुमार को देश निकाला दे दिया। क्योंकि राजकुमार तो सबका प्यारा था, साथ में सबको उससे बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह उस राजगद्दी का वारिस था। फिर भी राजा का हुक्म तो हुक्म था, सो तुरंत ही बजा लाया गया। राजकुमार ने अपनी माँ को, संबंधियों को, दोस्तों को, सबको विदा कहा और अपने घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़ा। कहा किधर यह तो उसको भी नहीं पता था। रात होते होते वह एक जगह आ पहुंचा जहां उसको एक आदमी मिला। उसने उसको रात को अपने घर में ठहरने के लिए कहा तो राजकुमार ने उसका बुलावा स्वीकार कर लिया। वह वहां गया तो उसका एक राजकुमार की तरह से स्वागत किया गया। उस आदमी ने उसके सोने के लिए एक चटाई बिछा दी, उसको बहुत बढ़िया खाना खिलाया और रात को उसकी बेटी ने उसकी सेवा की। उसने सोचा कि मुझे उस भली औरत की चारों सलाहों में से पहली सलाह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं यह आदमी रात को मेरे साथ क्या करे। मुझे आज की रात सोना नहीं चाहिए। मन में ऐसा सोचकर वह लेट तो गया मगर सोया नहीं। बीच रात में उस आदमी की बेटी उठी और अपने हाथ में तलवार लेकर राजकुमार को मारने के इरादे से दौड़ी। राजकुमार तो सोया नहीं था, सो वह उठकर बैठ गया और तलवार का वार बचा गया। फिर उसने तलवार पकड़ ली और बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या फिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ना चाहता हूँ जो तुम मुझे मारने चली हो। अपनी तलवार संभाल कर रख लो ताकि तुम्हें उससे बाद में कोई परेशानी न हो, जैसे कि उस राजा को हुई थी जिसने गलती से अपने तोते को मार दिया था। लड़की बोली, कौन से राजा ने? राजकुमार बोला, तो लो सुनो यह कहानी। एक बार की बात है कि एक राजा था जिसके पास एक बहुत सुंदर तोता था। वह उसको बहुत प्यारा था। यह तोता राजा के हरम में रहता था और राजा अपनी रानियों से बात करने से भी पहले उससे बात करता था। एक बार उस तोते ने राजा से 1 महीने की छुट्टी मांगी, क्योंकि वह अपने बेटे की शादी करने जाना चाहता था। राजा ने उसे छुट्टी दे दी और वह तोता अपने घर चला गया। घर जाकर उसने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी की और शादी के बाद वापस लौटने लगा। लौटते समय वह 2 पेड़ों की टहनियां तोड़ता लाया, जिसमें से एक पेड़ के फल खाने से कोई भी जवान आदमी बूढ़ा हो जाता था और दूसरे पेड़ के फल खाने से बूढ़ा आदमी जवान हो जाता था। वे दोनों टहनियां बागीचे में बो दी गईं और बढ़ने लगी। समय आने पर
दोनों पेड़ों पर फल लगे, पर जैसे ही वे पकने को थे कि उस देश में एक तूफान आया जिससे वे पेड़ नीचे गिर गए। एक बहुत बड़ा सांप भी तूफान के पानी के साथ साथ वहां आ गया। उसने अपना जहर उन पेड़ों की शाखों पर बिखेर दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। तूफान के बाद जब पानी उतर गया तो उन पेड़ों को फिर से लगा दिया गया। वे पेड़ फिर से लहलहा उठे और उनमें फिर से फल आ गए। समय आने पर उन पेड़ों के फल राजा के पास ले जाए गए। राजा ने उनमें से एक पेड़ के कुछ फलों को जांचने के लिए एक कुत्ते की तरफ फेंके। कुत्ता उनको खाते ही मर गया। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और यह सोचते हुए कि तोता उसके साथ मजाक कर रहा था, उसने उसको मारने का हुक्म दे दिया। तोते को तुरंत ही मार दिया गया। अगले साल उन पेड़ों में फिर से फल आए। तब तक उस पेड़ की शाखाओं का सारा जहर निकल चुका था। एक दिन एक बूढ़ा उधर से गुजर रहा था। उसे भूख लगी थी, सो उसने उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लिया। उसको खाते ही वह तो जवान हो गया। इस अजीब घटना की खबर उड़ते उड़ते राजा तक पहुंची तो उसने अपने एक नौकर को उस पेड़ के फल लाने का हुक्म दिया। उसमें से उसने कुछ फल अपने बूढ़े वजीर को दिए। वजीर ने उन्हें जैसे ही खाया तो वह भी उनको खाकर वैसा ही जवान और ताकतवर हो गया जैसा लोगों ने उसको 50 साल पहले देखा था। राजा ने जब यह देखा तो वह अपने तोते के लिए बहुत दुखी हुआ और बहुत पछताया कि उसने उसको कितनी बेदर्दी से मरवा दिया था। वह तो उसके लिए कितने अच्छे फल की शाख लेकर आया था। कहानी सुनाकर राजकुमार बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। लड़की बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। जब तक राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब तक सुबह हो चुकी थी और घर के बाकी लोग जाग गए थे। इस तरह उस दिन राजकुमार की जान बच गई। इसके तुरंत बाद ही सुबह को राजकुमार वहां से जाने वाला था, पर मकान मालिक ने उसको रोक लिया और उसको एक दिन और रुक जाने के लिए कहा कि वह अगले दिन चला जाए। सो उस दिन फिर वह वहीं रुक गया। पिछले दिन की तरह से उसकी उस दिन भी खूब शान शौकत से खातिरदारी की गई। रात को उसे फिर से उसी कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। उस रात भी मकान मालिक की बेटी उसकी सेवा के लिए वहां आई। उस रात भी राजकुमार नहीं सोया क्योंकि उसको डर था कि मकान मालिक की बेटी उसके साथ पता नहीं क्या करे। आधी रात को फिर वह लड़की उठी और हाथ में तलवार लिए राजकुमार की तरफ बढ़ी। राजकुमार तो जागा हुआ था। वह तुरंत उठ बैठा और बोला, मुझे मत मारो। मुझको मारने से तुमको क्या मिलेगा? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उसी तरह से पछताओगी जैसे कि एक आदमी अपने कुत्ते को मार कर पछताया था। उसने पूछा, कैसा आदमी और कैसा कुत्ता? राजकुमार बोला, पहले तुम मुझे अपनी तलवार दो, तब मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। सो उस लड़की ने अपनी तलवार राजकुमार को दे दी और राजकुमार ने अपनी दूसरी कहानी शुरू की। एक बार की बात है कि एक शहर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास उसका एक पालतू कुत्ता था। अचानक यह अमीर व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते के ऊपर 5,000 रुपए का कर्जा लिया और उससे एक नया काम शुरू किया। कुछ समय बाद उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। मुश्किल से 10-20 रुपए का सामान ही उसकी दुकान में बचा था। वफादार कुत्ते को पता चल रहा था कि वहां सब क्या हो रहा था। वह चोरों के पीछे दौड़ गया।
उसने वह जगह देख ली जहां उन चोरों ने वह चोरी का सामान छिपाया था और घर वापस आ गया। सुबह को जब व्यापारी सोकर उठा तो अपनी दुकान खाली देखकर रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया। उधर कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पाजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा, जैसे वह उसको घर के बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि ऐसा लगता है कि कुत्ता चुराई हुई चीजों के बारे में कुछ जानता है, सो उसको उसके पीछे जाना चाहिए। व्यापारी और उसके कुछ दोस्त उस कुत्ते के पीछे पीछे चल दिए। कुत्ता उनको वहां ले गया जहां चोरों ने उसका माल छिपा रखा था। उस जगह आकर कुत्ते ने जमीन खुरचनी शुरू की और भौंकना शुरू किया और यह बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे छिपा हुआ है। व्यापारी और उसके दोस्तों ने वहां जमीन खोदी और अपना सारा सामान पा लिया। उसमें कोई भी चीज खोई हुई नहीं थी। सब सामान वैसे का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत खुश हुआ। घर आकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिखकर एक कागज लपेटा और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेजा। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और इस वफादारी के फलस्वरूप वह उसका पहला 5,000 रुपए का कर्जा माफ करता है और इनाम के तौर पर 5,000 रुपए उसके लिए और भेज रहा है। जब व्यापारी ने अपने कुत्ते को वापस आते देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा मांग रहा है। मैं कहां से दूं उसको पैसा? अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई ही नहीं कर पाया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे ही यह कुत्ता मेरे घर आता है मैं इसको मार देता हूँ और कह दूंगा कि इसको किसी और ने मार दिया। इससे मेरा कर्जा ही खत्म हो जाएगा। न होगा कुत्ता, न रहेगा कर्जा। ऐसा सोचकर वह घर के बाहर की तरफ दौड़ा और कुत्ते को मार दिया। तभी उसके दाएं कान से एक कागज नीचे गिर पड़ा। व्यापारी ने वह कागज उठाया और पढ़ा तो वह तो बहुत दुखी हो गया। राजकुमार बोला, इसलिए संभल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि बाद में तुम्हें मेरी जिंदगी की कीमत अपनी जिंदगी देकर पछताना पड़े। जब राजकुमार ने अपनी कहानी खत्म की तब सुबह होने वाली थी। लड़की बोली, उफ, अब मैं क्या करूं? 1 घंटे बाद दिन निकल आएगा। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं तुमको यकीनन मार दूं और अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो वह मुझे मार देंगे। अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। राजकुमार बोला, मुझे अपने इस शापित घर से बाहर निकलने का रास्ता बताओ और मेरे साथ चलो। बाहर हमको कोई ना कोई घोड़ा जरूर मिल जाएगा। हम उस पर बैठकर जल्दी ही यहाँ से भाग जाएंगे। आओ चलो मेरे साथ। 1 घंटे के अंदर अंदर जब तक घर के लोग सोकर उठे तब तक तो राजकुमार और उस डाकू की लड़की दोनों घोड़े पर बैठकर बहुत दूर निकल चुके थे। वे चलते रहे जब तक कि वे राजकुमार के एक दोस्त के घर आ पहुँचे। उसने उन दोनों का अपने घर में स्वागत किया और उनको आराम से अपने भाई की तरह से 6 महीने तक ठहराया। जब राजकुमार ने उससे वहां से जाने की इजाजत मांगी तो उसने उसको जवाहरात, पैसे, घोड़े और सफर के लिए जरूरी सामान देकर विदा किया। यहाँ से चलकर राजकुमार अपने बहनोई के देश पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक जोगी का वेश बनाया और उसके महल के सामने ऐसे जाकर बैठ गया जैसे वह पूजा में लीन हो। उस जोगी और उसकी पूजा की खबर राजा तक पहुंची। उसमें उसकी रुचि हो आई क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। उसने उसके इलाज के लिए बहुत सारे हकीम, वैद्य बुलाए
पर कोई उसको ठीक न कर सका। उसने सोचा कि शायद यह पवित्र आदमी उसको ठीक कर दे, सो उसने अपने कुछ आदमी उसको महल में लाने के लिए भेजे। पर राजकुमार ने यह कहकर महल के अंदर जाने से मना कर दिया कि वह एक जोगी है और उसकी जगह बाहर ही है। अगर राजा उससे मिलना चाहता है तो वह खुद उससे बाहर आकर मिले और साथ में अपनी पत्नी को भी ले आए। इस पर राजा अपनी पत्नी को साथ लेकर आया और उसे राजकुमार से मिलवाया। राजकुमार ने उसको अपने सामने लेटकर प्रणाम करने के लिए कहा। जब उसको इस हालत में लेटे हुए 3 घंटे हो गए तो उसने उससे उठने के लिए और जाने के लिए कहा, क्योंकि वह अब ठीक हो चुकी थी। रानी चली गई। शाम को महल में बड़ा हल्ला गुल्ला मचा, क्योंकि रानी की मोती की माला खो गई थी और किसी को उसका पता नहीं था। काफी देर के बाद कुछ लोग वहां गए, जहां रानी ने जोगी के सामने लेटकर उसको प्रणाम किया। उनको वह माला वहीं पड़ी मिल गई। जब राजा ने यह सुना तो वह बहुत नाराज हुआ और उसने जोगी को फांसी की सजा का हुक्म सुना दिया। पर इस शाही हुक्म को मानने से पहले ही राजकुमार ने उसको फांसी देने वाले आदमियों को पैसे दिए और वह देश छोड़कर भाग गया। देश से बाहर निकलने के बाद उसने अपने कपड़े पहन लिए। एक दिन जब वह अपने कपड़े पहने घूम रहा था तो उसने देखा कि एक कुम्हार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक बार हंस लेता था और फिर रो लेता था। उसने उससे पूछा, अरे यह क्या बात है कि आप एक बार हंसते हैं तो दूसरी बार रोते हैं? अगर आपको हंसना है तो हंसिए और रोना है तो रोइए। कुम्हार बोला, तुम मुझे परेशान मत करो। तुम्हें इस बात से क्या लेना देना कि मैं क्या करता हूँ? राजकुमार बोला, माफ कीजिएगा, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ, अगर आपको ऐतराज ऐतराज न हो तो। इस पर कुम्हार बोला, बात यह है कि इस देश के राजा की एक बेटी है जिसकी उसे रोज शादी करनी पड़ती है, क्योंकि रोज ही उसका पति उसके साथ रहने पर मर जाता है। इस तरह से करीब करीब सारे जवान लड़के मर गए हैं। अब हमारे बेटे की बारी भी जल्दी ही आने वाली है। हम इस अजीब सी बात पर हंसते हैं कि एक कुम्हार के बेटे की शादी एक राजकुमारी से होगी और इस शादी के भयानक परिणाम को सोचकर रोते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। राजकुमार सोचते हुए बोला, यह तो हंसने रोने की बात है ही, पर अब आप रोइए नहीं। आपके बेटे की जगह मैं ले लूंगा। उसकी जगह मेरी शादी उस राजकुमारी से हो जाएगी। बस मुझे उस मौके के लिए ठीक से कपड़े बनवा दीजिएगा और तैयार कर दीजिएगा। कुम्हार ने उसको बढ़िया से कपड़े बनवा दिए, कुछ गहने बनवा दिए और शादी के लिए महल भेज दिया। रात को उसे राजकुमारी के कमरे में भेज दिया गया। उसने सोचा, यह तो बड़ी भयानक घड़ी है, क्या मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह से मारा जाऊंगा? उसने अपनी तलवार कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ ली और इस इरादे से अपने बिस्तर पर लेट गया कि आज की रात वह सोएगा नहीं और देखेगा कि क्या होता है। वह चारों तरफ देखता रहा। बीच रात में उसने देखा कि राजकुमारी के नथुनों से 2 सांप निकले और उसकी तरफ उसको मारने के लिए बढ़ने लगे, जैसे शायद उन्होंने पहले कुछ नौजवानों को मारा होगा। पर यह राजकुमार तो तैयार था। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। जैसे ही वे उसके बिस्तर पर आए, उसने अपनी तलवार से उन दोनों को काट दिया। सुबह को राजा उसकी खोज खबर लेने के लिए आया तो यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यह नौजवान तो जिंदा था और उसकी बेटी से बात कर रहा था। उसने सोचा, यह जरूर ही मेरी बेटी का पति होगा, क्योंकि वही उसके साथ रह सकता है।
राजा कमरे में घुसा और उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो और तुम हो कौन? राजकुमार बोला, मैं फला फला देश के राजा का बेटा हूँ। जब राजा ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ और उसको अपने महल में रख लिया। राजकुमार राजा के पास 1 साल से ज्यादा रहा। फिर उसने अपने देश जाने की इजाजत मांगी, जो राजा ने उसको तुरंत दे दी। राजा ने उसको उसके पिता के लिए भेंट में हाथी, घोड़े, जवाहरात और बहुत सारे पैसे देकर उसे विदा किया। राजकुमार चल दिया। रास्ते में वह अपने बहनोई के देश से होकर गुजरा तो उसके देश में आने की खबर राजा को लगी, तो वह अपने हाथ रस्सी से बांधे राजकुमार के सामने आया। उसने बहुत ही विनम्रता से उसको अपने महल में ठहरने के लिए कहा और जो कुछ भी खातिरदारी वह उसकी कर सकता था उसको स्वीकार करने के लिए कहा। जब राजकुमार महल में ठहरा हुआ था तो उसने अपनी बहन को देखा तो उसने उसको मुस्कुराते हुए नमस्ते की। जब वह वहां से चला तो उसने उसको बताया कि जब वह पहले वहां आया था तो उसने और उसके पति ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, फिर वह कैसे वहां से बचकर भाग निकला। उसने अपनी बहन को 2 हाथी, 2 शानदार घोड़े, 15 सिपाही और 10 लाख के हीरे जवाहरात दिए। वहां से निकलकर वह अपने पुराने दोस्त के घर गया, जिसने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। उसने उसके घर से कुछ दूरी पर अपना कैंप लगाया और अपने दोस्त को अपने पास बुलाया, पर उसका दोस्त उससे मिलने जाए ही नहीं। पूछने पर कि वह उससे मिलने क्यों नहीं जा रहा, वह बोला, क्योंकि अब उसको मेरी सहायता की जरूरत नहीं है। यह सुनकर राजकुमार खुद उससे मिलने के लिए उसके महल पहुंचा और उसको अपनी जरूरत के समय सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद वह अपने घर गया और अपने माता पिता को अपने आने की खबर दी। पर अफसोस कि अपने बेटे को बाहर निकाल देने के बाद वे उसकी जुदाई में रोते रोते अंधे हो गए थे। राजा बोला, उसको अंदर ले आओ। वह जब अपना हाथ हमारी आंखों पर रखेगा तब हम फिर देखने लगेंगे। राजकुमार अंदर आया तो बूढ़े माता पिता ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया। उसने अपने दोनों हाथ अपने माता पिता की अंधी आंखों पर रखे तो उनको फिर से दिखाई देना शुरू हो गया। तब राजकुमार ने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि किस प्रकार वह उस ब्राह्मणी की सलाह मानकर कितनी बार बचा। राजा ने उसको बाहर निकाल देने पर अपना दुख प्रकट किया और फिर सब खुशी खुशी शांति से रहने लगे। एक छोटा सा गांव था जहां के लोग ईमानदार और सीधे सादे थे। उसी गांव में रमाकांत का हाल ही में तबादला हुआ था। बिजली विभाग में नई नौकरी लगी थी तो उसने सोचा कि अपने परिवार को भी गांव ले आए। पत्नी और बेटा टिंकू दोनों को गांव बुला लिया। टिंकू 6ठी कक्षा में पढ़ता था और पहली बार गांव की शांत, सजीव और प्राकृतिक सुंदरता देखने जा रहा था। जब वह अपने पिता के साथ गांव पहुंचा तो चारों तरफ खेतों में लोग काम करते दिखाई दिए। मेहनतकश लोगों को देखकर टिंकू की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। शहर की रोजमर्रा की हलचल, गाड़ियों की आवाजें और धुएं से परेशान होकर वह इस शांत और हरे भरे वातावरण को देखकर बेहद खुश हुआ। रमाकांत की पत्नी, जो घर पर रहकर सिलाई का काम करती थी, भी यहाँ के माहौल से खुश हो गई। उन्होंने गांव में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था जो सादगी से भरा हुआ था। उनका नया घर स्कूल से 3 किलोमीटर दूर था, जहां गांव का एकमात्र हाई स्कूल था। स्कूल बड़ा नहीं था, मगर उसकी खासियत थी वहां के अध्यापक, जो बच्चों को बेहद प्यार और धैर्य से पढ़ाते थे। पहले ही दिन जब टिंकू स्कूल गया तो उसका मन थोड़ा घबराया हुआ था। गांव का यह माहौल उसके लिए नया था
स्कूल की सादगी और वहां की शांति ने उसे एक अजीब सी राहत दी, लेकिन फिर भी अनजान चेहरों और नई जगह के डर ने उसे सहमा सा रखा। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में टिंकू गांव के बच्चों के साथ घुल मिल गया। स्कूल जाना अब उसे अच्छा लगने लगा था। परंतु टिंकू की एक और खासियत थी, वह बेहद नटखट और शरारती था। पढ़ाई के नाम से ही उसका मन उचट जाता था। जब भी अध्यापिका कक्षा में पूछती, किताब लाए हो, तो वह चुपचाप अपने साथियों की ओर देखने लगता, क्योंकि उसकी किताब हमेशा ही घर पर रह जाती थी। एक दिन जब अध्यापिका ने उसे खड़ा कर पूछा, टिंकू, तुम्हारी किताब कहाँ है, तो वह घबरा गया। लेकिन उसके एक दोस्त ने चुपके से अपनी किताब उसे थमा दी और उस दिन वह बच निकला। फिर भी यह सिलसिला चलता रहा। टिंकू स्कूल के बैग में किताबें रखना अक्सर भूल जाता था। खेलकूद में वह इतना खो जाता कि पढ़ाई का उसे ख्याल ही नहीं रहता। जब शाम को खेलकर घर लौटता तो उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती, बेटा दिन भर खेलते रहते हो, कभी पढ़ाई भी कर लिया करो। मगर उसके पिता हंसते हुए कहते, कोई बात नहीं बच्चा है, खेलेगा नहीं तो और क्या करेगा। जब मैं इसकी उम्र का था तब मैं भी खेलकूद में सबसे आगे रहता था। टिंकू के पिता की बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुरा देती, मगर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें भी साफ दिखती। उधर टिंकू के मन में कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस खेलना और शरारतें करना ही भाता था। टिंकू की माँ एक दिन अपने पति से बोली, जब भी मैं इसे पढ़ने को कहती हूँ, आप मेरी बात काट देते हैं। क्या मैं इसकी कुछ भी नहीं लगती? यह मेरा भी बेटा है, मैं इसका भला बुरा जानती हूँ, तभी तो इसे पढ़ाई के लिए कहती हूँ। इस पर टिंकू मासूमियत से कहता, माँ, पापा ने कहा है जा खेल करा, तो मैं खेलने चला जाता हूँ। उसकी इस बात पर माँ का चेहरा और भी गंभीर हो जाता। पति पत्नी के बीच इस मुद्दे पर हर दिन बहस हो जाया करती। जब टिंकू की माँ उसे किसी गलती पर डांटती तो उसके पिता तुरंत उसे प्यार से समझा लेते। टिंकू की माँ एक नेकदिल महिला थी जो हमेशा सबका ख्याल रखती थी, मगर बेटे की आदतों को लेकर भीतर भीतर परेशान रहती थी। शाम को जब टिंकू काफी देर बाद खेलकर लौटता तो माँ तमतमाते हुए कहती, देखो आ गया तुम्हारा लाडला। टिंकू के पिता हंसते हुए जवाब देते, हाँ लाडला तो है, तुम्हें ही लगता है कि वो सारा दिन मटरगश्ती करता है, तो उसे खेलने जाने क्यों देती हो। इसी बात पर अक्सर उनके बीच तकरार हो जाती। टिंकू के पिता जिस काम से मना करते, उसकी माँ कहती, बेटा ये काम जरूर करना चाहिए, और इस असहमति से घर में हल्की फुल्की अनबन होती रहती। माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन पिता का कहना था, बच्चा है, खेलने दो, समय आने पर सब समझ जाएगा। मगर माँ के दिल में यह ख्याल हर रोज गहराता जा रहा था कि शायद उसे अब टिंकू को थोड़ा अनुशासन में रखना पड़ेगा, वरना शरारतें उसकी पढ़ाई पर भारी पड़ जाएंगी। माँ बाप की रोज रोज की तकरार को देखकर टिंकू का नन्हा सा दिल सहम गया था। घर का तनाव उस पर गहरा असर डालने लगा। अब वह पहले जैसा चंचल और नटखट नहीं रहा। स्कूल से लौटने के बाद वह चुपचाप घर में दबे पांव दाखिल होता और बिना किसी से कुछ कहे दोस्तों के साथ खेलने भाग जाता। उसकी जिंदगी से हंसी मजाक कहीं खो सी गई थी। लेकिन यह नहीं था कि टिंकू मंदबुद्धि था, बल्कि घर के तनावपूर्ण माहौल ने उसे ऐसा बना दिया था। वह अब घर आने से कतराने लगा था, जैसे घर की चार दीवारें उसे परेशान करने लगी हों। पढ़ाई से तो वह पहले ही दूर भागता था, और अब तो उसने दोस्तों के साथ खेलते वक्त भी किसी भी बात को गंभीरता से लेना छोड़ दिया। खेल में वह अक्सर दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता। हर रोज किसी न किसी बात पर उसका झगड़ा होता और वह पिटकर घर लौटता। उसकी माँ जब उसके शरीर पर चोटों और जख्मों को देखती तो गुस्से से आग बबूला हो जाती। वह अपने पति से कहती, आप क्यों नहीं समझाते इसे? हर रोज लड़कर आता है
और आप कुछ नहीं कहते। लेकिन उसके पिता हंसते हुए जवाब देते, अरे बच्चों को थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा तो करना ही चाहिए, इसी में तो उनका बचपन है। माँ के दिल में बेटे की चोटों और उदास चेहरे की चिंता गहराती जा रही थी, जबकि पिता इसे आम बात मानकर हंसी में टाल देते। एक दिन माँ पिता की तकरार इतनी बढ़ गई कि मासूम टिंकू का धैर्य जवाब दे गया। वह गुस्से और उदासी से भरकर एक थैले में अपना खाना डालकर दोस्तों के साथ खेलने चल पड़ा। घर के तनावपूर्ण माहौल से उसका मन खाने का भी नहीं था, इसलिए उसने सोचा बाहर जाकर ही कुछ खा लेगा। थोड़ी ही दूर चला था कि रास्ते में उसे एक आदमी नजर आया जो बेहद कमजोर और थका हुआ दिख रहा था। उसकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी और वह किसी से भोजन की उम्मीद कर रहा था। टिंकू के दिल में करुणा उमड़ पड़ी। उसने बिना एक पल सोचे अपना खाना उस आदमी को दे दिया। आदमी ने बताया कि वह 2 दिन से भूखा था। टिंकू का दिया हुआ खाना पाकर उसने संतोष की सांस ली। खाना खाकर उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। टिंकू को देखकर उसके मन में अपने बेटे और पत्नी की छवि उभर आई। उस आदमी ने टिंकू को देखते हुए कहा, धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। उसकी बातों में एक गहरा आशीर्वाद था, जिसे सुनकर टिंकू के भीतर भी एक अद्भुत शांति महसूस हुई। हालांकि वह खुद एक उदास और सहमा हुआ बच्चा था, लेकिन किसी और की मदद करके उसने एक अनकही खुशी महसूस की, जो शायद उसे घर के बिखरे माहौल में कभी नहीं मिल पाई थी। कुछ दिन बाद जब टिंकू खेलकर घर लौट रहा था, उसका मन अचानक भारी हो गया। वह रास्ते में एक कोने में जाकर गुमसुम बैठ गया। घर जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तभी उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसे उसने कुछ दिन पहले खाना खिलाया था। उस आदमी ने पास आकर प्यार से पूछा, बेटा क्या फिर से घर में झगड़ा हुआ है? टिंकू ने उदास होकर जवाब दिया, बाबा मेरे माता पिता हर वक्त किसी न किसी बात पर लड़ते रहते हैं। अब तो घर जाने का भी मन नहीं करता। उस आदमी की आंखों में एक पुरानी दर्दभरी याद उभर आई। उसे अपनी पत्नी और बच्चा याद आ गए। उसने टिंकू की तरह ही अपने परिवार के साथ इसी तरह के झगड़ों में जीवन गुजारा था और एक दिन उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। बूढ़े आदमी ने हल्के से कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? टिंकू ने तुरंत जवाब दिया, बाबा मेरा घर पास ही है, वहां से पानी पिला देता हूँ। वह आदमी टिंकू के साथ उसके घर तक चल पड़ा। जब वे घर के पास पहुंचे तो बाहर तक उन्हें आवाजें सुनाई देने लगीं, वही तीखी आवाजें जो हर रोज उसके माता पिता के बीच की लड़ाई की गूंज थी। टिंकू ने सिर झुका लिया और उस आदमी ने उसकी तरफ एक उदास नजर से देखा। शायद वह उस बच्चे में अपना खोया हुआ अतीत देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये झगड़े भी किसी और की जिंदगी को उसी दर्द भरी राह पर ले जा रहे हैं जिस पर कभी वह खुद चला था। उस रात एक धीमी लेकिन चिंताजनक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत कह रही हो, तुम्हारा लाडला अभी तक खेलने से वापस नहीं आया है। क्या तुम्हें पता भी है कि वो कहाँ है? कितनी रात हो गई है? वो आदमी एक पल के लिए ठिठक गया और सब कुछ उसे साफ समझ में आ गया। ये तो उस बच्चे के माता पिता हैं जो हमेशा की तरह किसी बात पर लड़ रहे हैं। अंदर सहमे हुए बच्चे ने अपने माँ पिता की आवाज सुनी और मन ही मन सोचा, मम्मी पापा तो हमेशा ही लड़ते रहते हैं। वो बच्चा जो अब तक अपने आप में खोया था, अपने मम्मी पापा की बहस से परेशान हो गया। उसने जैसे ही जोर जोर से बोलना शुरू किया, उसके पिता घर के बाहर आ गए और थोड़ी देर में उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे आई। उसकी माँ ने उसे देखते ही कहा, अरे ये क्या हालत बना रखी है? सारे कपड़े गंदे कर आए हो, जल्दी से जाओ और हाथ पैर धो लो। बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया,
मम्मी, पहले मैं इन अंकल को पानी पिला दूं, फिर कपड़े बदल लूंगा। माँ ने थोड़ा गुस्से में कहा। पहले हाथ धो लो, फिर जाकर पानी पिलाना। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, कपड़े से हाथ पोंछ लो और फिर अंकल को पानी दे दो। अतिथि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखकर यह बच्चा भीतर से सहम गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आपसी तकरार का इस मासूम पर कितना बुरा असर पड़ता है? आप दोनों इसके साथ प्यार और स्नेह से क्यों नहीं पेश आते? उन्होंने आगे कहा, आप में से एक कहता है कि पहले हाथ धो ले और दूसरा कहता है नहीं, ऐसे ही पानी दे दे। क्या आप समझते हैं कि इस तरह की असहमति और बहस बच्चे को कितना असमंजस में डालती है? जैसे ही बेटा अजनबी को पानी देकर चुपचाप अंदर चला गया, अतिथि ने उसकी ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, आपकी इस कलह का आपके बच्चे पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जब आप दोनों में ही तालमेल नहीं है, तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? क्या वह आपकी बात को गंभीरता से सुनेगा? उन्होंने थोड़ी देर रुककर गहरे स्वर में कहा, नहीं, वह कभी आपकी बात पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसके सामने आप दोनों की मिसाल ही बिखरी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि वह आपको समझे और सुने, तो पहले आपको एक दूसरे को समझना होगा। अतिथि की बातें कमरे में जैसे गूंज उठीं और माता पिता अपने बच्चे की तरफ देखते हुए सोचने पर मजबूर हो गए। अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहन, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, पर आपको अपनी बहन समझकर एक सलाह देना चाहता हूँ। जब भी अपने बच्चे को कुछ सिखाओ, तो आप दोनों का तर्क और विचार एक जैसा होना चाहिए। अगर बेटा कभी कोई गलत काम करके आता है, तो आप दोनों को एक ही तरीके से उसे समझाना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपसे दूर हो जाएगा और शायद उपद्रवी या उद्दंड बन जाएगा। यह कहते हुए अजनबी उठा और विदा लेने लगा। उसके जाते ही रमाकांत झुंझलाते हुए बोला, बड़ा आया हमें सीख देने। हमें अपने बच्चे की आदतों का पता नहीं है क्या? प्राची ने धीरे से पर गंभीर स्वर में कहा, वो ठीक ही तो कह रहा था। आप कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। अगर आपने उसकी बात दिल से मानी होती, तो आज हमारा बेटा हमारी बातें सुनता और मानता। आप तो हमेशा उल्टा ही बोलते हो, जिससे सबका दिल दुखता है। प्राची की बातों में दर्द और सच्चाई थी। रमाकांत ने उसकी ओर देखा, कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढते हुए, पर वह जानता था कि उसकी पत्नी सही थी। टिंकू को स्कूल जाते हुए अब 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे। इस बीच दोस्तों के साथ रहते रहते उसकी आदतें बिगड़ गई थी। वह धीरे धीरे उद्दंड हो चला था। मैडम को यह बात समझ में आने लगी थी कि टिंकू कभी अपनी किताबें लेकर नहीं आता, बल्कि दूसरों की किताबों से देखकर पढ़ाई करता है। एक दिन टिंकू ने एक सहपाठी के बस्ते से चुपके से उसकी कॉपी निकाल ली, मगर दुर्भाग्य से यह चोरी मैडम की नजर से बच न सकी। उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैडम ने गंभीरता से पूछा, टिंकू, क्या तुमने यह कॉपी चुराई है? टिंकू घबराया हुआ था, पर उसने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, मैंने नहीं चुराई। अध्यापिका को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने सोचा, अगर मैं इसे सब बच्चों के सामने टोकूंगी तो इसका आत्मसम्मान आहत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे प्यार से अपने पास बुलाया और कोमल स्वर में पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने राम के बस्ते से उसकी कॉपी ली थी? टिंकू ने फिर से इनकार किया, नहीं मैडम, मैंने नहीं ली। मैडम ने उसकी आंखों में झूठ की झलक देख ली, लेकिन उन्होंने उसे डांटने के बजाय धीरे से कहा, टिंकू, चोरी करना बहुत बुरी बात है। इससे न केवल दूसरों को दुख होता है, बल्कि तुम पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैडम ने टिंकू के माथे से पसीना पोंछा और धीमे स्वर में कहा, बेटा, चोरी करना बहुत गलत बात है। जिस चीज के लिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें मना करते हैं, वह तुम कभी नहीं करनी चाहिए। टिंकू ने उदास स्वर में जवाब दिया, लेकिन मैडम, मेरे माता पिता तो कभी एक राय नहीं देते।
पापा कहते हैं जाओ, खेलने जाओ, और मम्मी कहती हैं नहीं, खेलने मत जाओ। अब मैं किसकी बात मानूं? अध्यापिका के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्हें अब असल वजह समझ में आ चुकी थी। घर में माता पिता के बीच लगातार अनबन और असहमति के कारण टिंकू भटकने लगा था। माता और पिता की अलग अलग बातों से उलझकर उसने अपनी ही राह चुन ली, न उनकी सुनी न अपनी। मैडम ने बिना कोई शोर मचाए उन्होंने टिंकू की इस हरकत की सूचना उसके माता पिता को दी ताकि वे उसका सही मार्गदर्शन कर सकें। शिकायत पत्र घर पहुंचते ही टिंकू के माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उसके पिता ने पत्र पढ़ते ही गुस्से में कहा, मेरा बेटा चोरी? ये कभी नहीं हो सकता। टिंकू ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसकी मां ने शांत स्वर में जवाब दिया, आपको क्या पता? हो सकता है उसने चोरी की हो। आप तो कभी ध्यान ही नहीं देते कि वो क्या कर रहा है, सारा दिन कहाँ रहता है। जब तक बच्चा अनुशासन में नहीं रहता, मैं उस पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकती। फिर एक ठंडी सांस लेकर उसने कहा, अगर आप मेरी बातें कभी सुनते तो शायद हमारे विचार एक होते और हमारा बच्चा आज बिगड़ा हुआ न होता। आप कभी अपने बच्चों से प्यार से बात करके पूछते तो सही, शायद वो आपको सच बता देता। लेकिन अब तो उसे हम दोनों का डर ही नहीं है। उसकी मां की बातों में पीड़ा और अनुभव झलक रहा था। उसने गंभीर स्वर में जोड़ा, उस अजनबी ने ठीक ही कहा था कि घर में आपसी तालमेल बेहद जरूरी है। जिस बात के लिए मैं मना करती हूँ, आप उसी बात के लिए हामी भरते हो। अगर हम दोनों मिलकर सलाह मशवरा करके एकमत होते तो शायद हमारा बेटा सही राह पर चलता। अब भी देर नहीं हुई है। हम अगर एकजुट होकर इसे समझाएं तो हमारा बेटा सही दिशा में लौट सकता है। उसकी बातें जैसे पूरे घर में गूंज उठीं, किंतु हर बार की तरह इस बार भी रमाकांत ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद कविता मैडम एक बार रमाकांत जी के घर आईं। वहां अभी भी वही दृश्य था। दोनों पति पत्नी किसी छोटी सी बात पर बहस कर रहे थे। कविता ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, आप दोनों ही अपने बेटे के असली गुनहगार हैं। आपने उसकी परवरिश में ध्यान नहीं दिया और इसी कारण वह भटक गया। आज उसी भटकाव का नतीजा है कि उसने एक बच्चे की कॉपी चोरी कर ली। रमाकांत जी तो स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा चोरी जैसा काम कर सकता है। मैडम ने गंभीरता से कहा, देखिए, अगर आप दोनों में से कोई एक अपने बच्चे को डांट रहा हो तो दूसरे को चुप रहना चाहिए। बच्चे को किसी भी तरह से शय नहीं मिलनी चाहिए। उसे उसी वक्त डांटना जरूरी है जब वह कोई गलती कर रहा हो, ताकि उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो सके। आपका बच्चा आप दोनों की जिम्मेदारी है और आपसी विचार विमर्श से ही आप उसकी सही परवरिश कर सकते हैं। मिलकर सहमति से निर्णय लेंगे तो आपका बेटा सही राह पर आ जाएगा। शाम को जब टिंकू घर आया तो उसके पिता ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, तुमने चोरी की है बेटा? टिंकू घबराकर बोला, आपको किसने बताया पापा? उसकी मां जो पास ही खड़ी थी नरम लहजे में बोली, बेटा, अगर तुमने चोरी की है तो सच सच बता दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। पिता ने भी उसकी मां की बात को सहमति देते हुए कहा, तुम्हारी मां सही कह रही है बेटा। अगर तुमने किसी बच्चे की नोटबुक चुराई है तो हमें बता दो, हम तुम्हें डांटेंगे नहीं। हम उसे वापस दिला देंगे और कह देंगे कि गलती से तुम्हारी नोटबुक हमारे पास आ गई थी। आज रमाकांत जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया कि प्राची हमेशा सही कहती थी। एकजुटता और समझदारी से ही बच्चे को सही दिशा दी जा सकती है। टिंकू ने धीमे स्वर में कहा, पापा मम्मी आप दोनों सही ही कहते थे। हर रोज जब मैं खेल कर आता था, पापा कहते थे, ठीक है बेटा खेल लो, और माँ कहती थी, पढ़ाई करने बैठो। मैं सोच में पड़ जाता था कि आखिर करूं तो क्या करूं, खेलूं या पढ़ाई करूं।
मुझे समझ नहीं आता था कि सही क्या है और गलत क्या। लेकिन आज सचमुच मैंने समझा कि आप दोनों ही सही थे। उसकी बात सुनकर माता पिता की आंखों में एक पल के लिए हल्की सी चमक आई। आज कहीं न कहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। उस दिन के बाद दोनों ने आपस में बहस करना छोड़ दिया। एक बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी और इसका असर उनके बेटे पर भी दिखने लगा था। अब जब वे टिंकू में सुधार देख रहे थे तो दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान छा गई। वे मन ही मन सोचने लगे, अगर हम खुद में यह बदलाव नहीं लाते तो अपने बच्चे को कैसे सही राह दिखा पाते। उन्होंने महसूस किया कि बच्चे पर ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन प्यार, समझदारी और तर्क के जरिए उसकी गलतियों को सुधारना और सही मार्गदर्शन देना ही सच्ची परवरिश है। डांट-डपट से वह शायद और दूर चला जाता। इस एहसास ने उन्हें माता पिता होने का सच्चा अर्थ समझा दिया।